नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे एक ऐसे महान सम्राट के बारे में जिनकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक से की जाती है। पर सवाल ये है कि क्या ये तुलना सही है? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा राजा जो अपने दुश्मनों को जंग में धूल चटा दे और फिर उन्हें उनके सिंहासन वापस भी लौटा दे, है ना कमाल की बात। यही वो चीज है जो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो इतिहास के इस महान और कह सकते थोड़े रहस्यमय शासक का नाम था समुद्रगुप्त। इतिहास में उन्हें एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, भारत का नेपोलियन। लेकिन क्या सिर्फ ये एक टाइटल उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर पाता है? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो सिंहासन तक पहुंचे कैसे, क्योंकि सच तो ये है कि सत्ता तक पहुंचने का उनका रास्ता कोई आसान नहीं था, चुनौतियों से भरा हुआ था। देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे जरूर थे, पर सिंहासन के लिए लाइन में और भी राजकुमार थे। इसके बावजूद उनके पिता ने भरी सभा में उन्हें चुना। क्यों? क्योंकि उनमें असाधारण प्रतिभा, साहस और जबरदस्त बुद्धिमत्ता थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें एक महान शासक बनने के सारे गुण दिखने लगे थे। और राजा बनते ही उन्होंने जो अपनी सैन्य विजय यात्रा शुरू की, वो कमाल की थी। वो दो बहुत ही अलग लेकिन बेहद चतुर रणनीतियों में बंटी हुई थी। उन्होंने संकल्प लिया दिग्विजय का। संस्कृत में इसका मतलब होता है सभी दिशाओं पर विजय। ये कोई एक दो युद्ध की बात नहीं थी, ये तो पूरे भारत पर अपनी हुकूमत कायम करने का एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान था। अब यहीं पर उनकी शानदार रणनीति सामने आती है। उत्तर भारत में तो उन्होंने जीते हुए राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, एनेक्सेशन की पॉलिसी। लेकिन दक्षिण के लिए उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग और जीनियस तरीका अपनाया। वहां उन्होंने राजाओं को हराया तो सही, पर फिर बड़ी ही उदारता से उन्हें उनके सिंहासन वापस कर दिए और उन्हें अपना सामंत बना लिया। ये इतनी कमाल की राजनीतिक चाल थी कि इसने विद्रोह की सारी संभावनाएं ही खत्म कर दी और दूर दराज के इलाकों में भी शांति और स्थिरता कायम की। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ जंग और सियासत की नहीं है। उनके किरदार का एक और पहलू भी था, और वो पहलू उतना ही पावरफुल और हैरान करने वाला था। एक विजेता के तौर पर अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो वो बेमिसाल था। एक के बाद एक दर्जनों शासकों को हराया, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का परचम लहराया और खुद को उत्तर भारत का सबसे बड़ा अनडिस्प्यूटेड शासक साबित कर दिया। पर ये शक्तिशाली विजेता एक बहुत बड़ा कलाकार भी था। हाँ, एक ऐसा राजा जिसने तलवार और वीणा दोनों पर एक जैसी महारत हासिल की थी। और इसका सबसे पक्का सबूत क्या है? उनके चलाए हुए सोने के सिक्के। इनमें से कुछ सिक्कों पर उन्हें बड़े आराम से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बस एक बार सोचकर देखिए, एक ही इंसान जो जंगे मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है, और वही इंसान महल में बैठकर मधुर संगीत भी रच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि उनकी फौजी ताकत और कला के लिए उनके प्यार ने मिलकर कैसी विरासत छोड़ी। इसने भारत के इतिहास के उस स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की नींव रखी, जिसे आज भी याद किया जाता है। उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख से। उस पे क्या लिखा है? उस पे गर्व से लिखा है, जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। ये जो शानदार शिलालेख है, इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिसेन ने। और ये सिर्फ तारीफ में लिखी गई कोई कविता नहीं है, नहीं, ये तो उनकी लड़ाइयों, उनकी जीतों और यहाँ तक कि उनके दयालु स्वभाव का एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। आज भी ये प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए एक बेहद जरूरी सोर्स माना जाता है। उनके राज में जो जबरदस्त खुशहाली आई और कला जिस ऊंचाई पर पहुंची, उसी ने भारत के उस महान स्वर्ण युग की शुरुआत की। एक ऐसा दौर जिसने विज्ञान, कला और साहित्य में दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो चलिए अब घूम फिरकर हम अपने सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना सही है? तो देखिए, बात यह है कि समुद्रगुप्त की शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने जीत हासिल करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया। वो एक चतुर रणनीतिकार थे जिन्होंने अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई। और इन सब के ऊपर वो एक शानदार कवि और संगीतकार भी थे जिन्हें कला की गहरी समझ थी। तो फिर सवाल वही है, क्या वो सिर्फ भारत के नेपोलियन थे या फिर उससे कहीं ज्यादा?
अपने आप में एक अनोखे, एक लाजवाब और प्रतिभाशाली शासक थे, जिनकी तुलना शायद किसी और से करना ही उनके साथ नाइंसाफी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।